क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि मतलब एक बहुत बड़ा अधिकारी जिसकी एक आवाज पर पूरा ऑफिस दौड़ पड़ता है, वो रिटायरमेंट के कुछ हफ्तों बाद ही घर पर इतना अकेला क्यों महसूस करने लगता हाँ हाँ, ये एक बहुत ही आम बात है। है ना? या या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने करियर में बहुत सफल रहा हो, वो अचानक से अपने ही परिवार में खुद को एक अजनबी की तरह क्यों देखने लगता है? हम अपनी पूरी जिंदगी ना बस सफलता के शिखर तक पहुंचने की तैयारी में लगा देते हैं। बिल्कुल, दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। एकदम सही। लेकिन उस शिखर पर पहुंचने के बाद जब काम खत्म हो जाता है, तो वहां से वापस नीचे उतरने का कोई नक्शा हमें नहीं दिया जाता। ये बहुत ही सटीक सवाल है। असल में हमारी जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, वो केवल इसी चढ़ाई का जश्न मनाती है। जब कोई इंसान दशकों तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एक तय रूटीन में जीता है, तो उसका पूरा दिमाग उसी साँचे में ढल जाता है। तो मतलब अचानक से वो रूटीन टूटने पर दिक्कत होती है। वैक्यूम या ढांचागत शून्यता कहा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी इमारत के चारों ओर से अचानक वो सपोर्ट हटा लिया जाए जिसके सहारे वो खड़ी थी। अरे बाप रे, तब तो वो इमारत गिरी जाएगी। बिल्कुल वही होता है। जब वो सपोर्ट, मेरा मतलब है नौकरी, पद या रोजमर्रा का काम अचानक गायब हो जाता है, तो इंसान खुद को एक मनोवैज्ञानिक शून्य में खड़ा पाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसका वजूद क्या है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी मनोवैज्ञानिक शून्य से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने वाले हैं। आज का जो विषय है वो जीवन के एक बहुत ही कठोर सत्य पर आधारित है, जिसका सामना हर इंसान को करना ही है। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। जी हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही मार्मिक हैं। इस सामग्री ने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को केवल एक लंबी छुट्टी की तरह नहीं देखा है। इसके बजाय इसने इस पूरी यात्रा को 3 बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक चरणों में बांट दिया है। और ये चरण सच में बहुत गहरी इंसाइट्स देते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इन चरणों के पीछे छिपे बदलावों की गहराई में उतरना है। हम ये खोजना चाहते हैं कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। तो इस स्रोत का पहला चरण शुरू होता है 58 से 64 वर्ष की आयु के बीच, और इसके अनुसार ये वो समय है जब इंसान की कर्म भूमि यानी उसका कार्यस्थल धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कर्मभूमि शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। ये केवल कोई ईंट पत्थर की इमारत या ऑफिस नहीं है। ये वो जगह है जहाँ एक इंसान ने अपनी पूरी पहचान गढ़ी है, अपना पूरा जीवन दिया है वहाँ। हाँ, अपनी उपयोगिता साबित की है। जब कोई इस उम्र में आता है तो उसे यह एहसास होने लगता है कि अब वो व्यवस्था उसके बिना भी चल सकती है। ये बात स्रोत में बहुत स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि व्यक्ति अपने करियर में कितना भी सफल क्यों ना रहा हो, रिटायरमेंट के बाद उसे बस एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही देखा जाएगा। यही सबसे बड़ा झटका होता है। बिल्कुल। मुझे ये पढ़ते हुए एक एनालॉजी याद आ रही है। ये स्थिति बिल्कुल एक लंबी ड्यूटी के बाद वर्दी उतारने जैसी है। जैसे कोई पुलिस अधिकारी सड़क पर अपनी वर्दी में खड़ा है तो लोग उसे एक खास रुतबे से देखते हैं। हाँ, एक सम्मान और थोड़ा डर भी होता है लोगों में। सही कहा। लेकिन जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होती है, वो घर आके वर्दी उतारता है और साधारण कपड़े पहन लेता है, तो अगले ही पल वो भीड़ में सिर्फ एक आम इंसान बन जाता है। वो रुतबा उस वर्दी का था, उस इंसान का नहीं। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों की पूरी पहचान उनके काम से जुड़ चुकी होती है, वो इस सच्चाई को कैसे बर्दाश्त करते होंगे? अपना पुराना अहंकार छोड़ना तो बहुत दर्दनाक होता होगा। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मानव मस्तिष्क बहुत जल्दी पद और पहचान को आपस में मिला देता है। लंबे समय तक एक कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान को ये भ्रम हो जाता है कि मैं ही वो पद हूँ। मतलब इंसान और कुर्सी एक हो जाते हैं। बिल्कुल। जब कोई किसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर होता है तो लोग उसके साधारण चुटकुलों पर भी जोर से हंसते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो सम्मान उस कुर्सी को मिल रहा है, उसकी महानता को नहीं। तो ये जो पहला चरण है ये उसी भ्रम को तोड़ने का समय है। एकदम सही। ये अवस्था अहंकार के त्याग की है। लेख स्पष्ट सलाह देता है कि पुराने पद का अभिमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही अभिमान बाद में दुख देता है ना। हाँ, जब कोई रिटायरमेंट के बाद बैंक की लाइन में लगता है और उम्मीद करता है कि लोग उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दें और लोग ऐसा नहीं करते, तो अंदर एक बहुत गहरी चोट लगती है। इसे ईगो इंजुरी कहते हैं। ये तो किसी शारीरिक चोट से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सीधे इंसान के वजूद पर हमला करती है।
जो लोग इस चरण में अपने अहंकार का बोझ उतार देते हैं वो आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो नहीं उतारते वो कड़वाहट से भर जाते हैं। बिल्कुल। और ये कड़वाहट कितनी खतरनाक हो सकती है, ये हमें स्रोत के दूसरे चरण में देखने को मिलता है, जो शुरू होता है 65 से 71 वर्ष की आयु के बीच। यहाँ समाज धीरे धीरे दूर होने लगता है। हाँ, ये बहुत ही अकेला करने वाला दौर होता है। पुराने सहकर्मी गायब हो जाते हैं, पुरानी जगह के लोग पहचानते तक नहीं। और यहाँ लेख की एक बहुत ही सख्त सलाह है। इसमें लिखा है कि नई पीढ़ी के सामने कभी ये ना कहें कि मैं वहां था या मैंने भी वो काम किया है, क्योंकि वो आपको नहीं जानते। ये पढ़ते हुए सच में खालीपन का एहसास होता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है। इंसान की ये फितरत होती है कि वो अपनी एक विरासत छोड़ना चाहता है। क्या किसी से ये कहना कि अपनी पुरानी उपलब्धियों के बारे में बात ना करे थोड़ा कठोर नहीं लगता? मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी की पूरी जीवन यात्रा को ही खारिज किया जा रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कठोर जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक कठोर सत्य है। इसे खारिज करना नहीं कहते, बल्कि इसे समय के बदलाव को स्वीकार करना कहते हैं। तो इसका असल कारण क्या है? इसे मनोविज्ञान में रेलेवेंस डेप्रिवेशन यानी अपनी प्रासंगिकता छिन जाने का डर कहते हैं। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति बार बार कहता है कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, तो वो अनजाने में अपनी खुद की चिंता को शांत कर रहा होता है। अच्छा, वो खुद को साबित करना चाहता है। हाँ, वो खुद को यकीन दिलाना चाहता है कि वो आज भी महत्वपूर्ण है। लेकिन नई पीढ़ी की अपनी अलग दुनिया है। जब कोई बार बार उन्हें पुराने जमाने की बातें सुनाता है तो युवा पीढ़ी उनसे किनारा करने लगती है। अरे बाप रे! यानी इंसान सोचता है कि वो ज्ञान बांट रहा है, लेकिन सामने वाले को वो सिर्फ दखलंदाजी लगती है। एकदम सही बात है। लेख का उद्देश्य यही समझाना है कि नई पीढ़ी के साथ अपनी प्रासंगिकता जबरदस्ती थोपने से केवल निराशा हाथ लगेगी। बाहरी दुनिया से हर वक्त सम्मान मिलने की उम्मीद को छोड़ देना ही समझदारी है। बाहरी दुनिया से उम्मीद छोड़ देना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे बाहरी दुनिया पीछे छूटती है, इंसान की दुनिया सिकुड़कर सिर्फ परिवार तक सीमित हो जाती है, जो हमें तीसरे चरण में ले जाता है, जो कि 72 से 77 वर्ष की आयु का चरण है। जी। और ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा भावुक लगा। इस उम्र में परिवार भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। बच्चे और पोते पोतियां होने के बावजूद इंसान ज्यादातर अपने जीवन साथी के साथ या अकेला ही होता है। ये पूरी यात्रा का भावनात्मक रूप से सबसे नाजुक हिस्सा है। और यहाँ स्रोत से जो सलाह मिलती है वो ये है कि अगर बच्चे मिलने आते हैं तो इसे बहुत अच्छी बात मानना चाहिए, लेकिन कम मिलने पर उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन समाज का नजरिया तो अलग होता है ना। लोग सोचते हैं कि बच्चों पर खर्च किया है तो बुढ़ापे में वो सहारा बनेंगे। एक तरह से रिश्तों को निवेश की तरह देखा जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती होती है, रिश्तों को मुनाफे के नजरिए से देखना। जब कोई इंसान इस लेन देन वाले नजरिए से परिवार को देखता है तो उसे सिर्फ दुख ही मिलता है। तो फिर परिवार को देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए इस उम्र में? इसे एक सौर मंडल के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक समय था जब माता पिता उस सौर मंडल का सूर्य थे और बच्चे ग्रहों की तरह उनके चारों ओर घूमते थे। हाँ, पूरी दुनिया माता पिता के आसपास थी। बिल्कुल। लेकिन जब उम्र का ये तीसरा पड़ाव आता है, तब तक वो बच्चे खुद अपने अपने सौर मंडल के सूर्य बन चुके होते हैं। अब उनकी अपनी जिम्मेदारियां उनके चारों ओर घूम रही हैं। ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया आपने। हाँ, अगर पुराना सूर्य ये शिकायत करने लगे कि अब मेरे आसपास कोई नहीं घूम रहा, तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा। ये अवस्था बिना शर्त के प्यार करने की अवस्था है। मतलब ये स्वीकार करना कि बच्चों का व्यस्त होना उनके प्यार के कम होने का सबूत नहीं है। बिल्कुल, ये पीढ़ियों के बीच के अंतर और जीवन की गतिशीलता को स्वीकार करने के बारे में है। उम्मीदों का न होना ही निराशा से बचने का इकलौता तरीका है। अगर कोई शर्त ही नहीं है तो शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और इसी आजादी के साथ हम इस लेख के अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते हैं। 77 वर्ष के बाद का समय। ये हिस्सा भी बहुत गहरा है। बहुत गहरा है। 77 वर्ष के बाद पृथ्वी भी इंसान से दूर जाने के लिए तैयार होने लगती है। ये शक्ति संतुलन का प्राकृतिक नियम है। इसमें लिखा है कि जीवन के चित्रपट का पर्दा कभी भी गिर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि लेख इसे किसी डरावनी त्रासदी की तरह पेश नहीं करता। हाँ, यहाँ ये बात बहुत ही रोचक हो जाती है। आमतौर पर मौत के बारे में बात करते ही माहौल बहुत भारी हो जाता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लेख मौत के बारे में बात करते हुए भी बिल्कुल उदास नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो ये खुशी से जीने का एक मैनुअल लगा। स्रोत कहता है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जीवन को खुलकर जीना चाहिए। अपना पसंदीदा खाना खाएं, खेलें, पुराने दोस्तों से बात करें, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिलता है। इसे दर्शन शास्त्र में अस्तित्ववाद कहा जाता है।
इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगी, ये इंसान को खुश रहने में कैसे मदद करता है? तो अगर सरल शब्दों में कहें, ये इस बात का एहसास है कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। जब इंसान ये गहराई से स्वीकार कर लेता है कि एक दिन उसे जाना है, तो जीवन का हर पल अचानक बहुत कीमती हो जाता है। मतलब शायद ये मेरी आखिरी बारिश है जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, यही एहसास उस पल की खूबसूरती को बढ़ा देता है। जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ छूटने वाला है, तभी हम बिना किसी बोझ के पुरानी यादों का सच्चा आनंद ले पाते हैं। ये तो पूरी जिंदगी को बिल्कुल उल्टे चश्मे से देखने जैसा है। हम सोचते हैं कि उम्र के साथ और चीजें इकट्ठा करनी है, लेकिन ये चर्चा बता रही है कि बुढ़ापा हर चीज को पीछे छोड़ने का नाम है। सही कहा। कर्मभूमि, समाज, परिवार और अंततः पृथ्वी से दूरी का ये सफर कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि ये मोह माया से मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता का एक स्वाभाविक चक्र है। तो अगर हम आज की इस चर्चा का सारांश निकालें, तो ये साफ है कि सफल रिटायरमेंट केवल बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, ये मन की अवस्था है। लेकिन ये ज्ञान उन लोगों के लिए तो ठीक है जो इस उम्र में पहुंच चुके हैं। हाँ, जो लोग अभी 30 या 40 के दशक में हैं, उनके लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, इसे सुनकर हम अपने बुजुर्गों की स्थिति और उनके अकेलेपन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, और दूसरा, हम अपने खुद के भविष्य के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। मतलब अभी से खुद को तैयार करना। हाँ, अगर हम आज ही समझ लें कि हमारा पद हमारी अंतिम पहचान नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी में दूसरी चीजों को भी महत्व देना शुरू कर देंगे। क्या बात है! वाकई इस चर्चा ने जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया है। और जाते जाते मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। वो क्या है? अगर जीवन के अंतिम वर्षों में मोह छोड़ना या डिटैचमेंट ही सच्ची शांति का रास्ता है, तो क्या हमें उस उम्र तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए? बहुत सही सवाल है। क्या आज इसी वक्त अपनी उम्र की परवाह किए बिना अपनी सफलताओं और अहंकार से थोड़ा सा डिटैचमेंट का अभ्यास करना हमें अभी से ज्यादा खुशहाल नहीं बना देगा? बिल्कुल बना देगा। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी वर्दी उतारकर खुद से मिलने का अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे अगली बार एक नई चर्चा के साथ।